जिस अदालत में इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाती है, आज उसी अदालत के बाहर वकील इंसाफ मांगते दिखे। काला कोट पहने अधिवक्ता सड़क पर थे, सामने पुलिस की लाठियां थी और बीच में था बुलडोजर। सवाल यह है, क्या उत्तर प्रदेश में अब बुलडोजर कानून से भी बड़ा हो गया है? क्या हाई कोर्ट के आदेश की आड़ में प्रशासन ने सीमा लांघ दी, या फिर अवैध कब्जों पर कार्रवाई होते ही कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने लगे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट। आज की सबसे बड़ी बहस वकील बनाम बुलडोजर पर। यूपी की राजधानी लखनऊ के कैसरबाग सिविल कोर्ट के बाहर जो हुआ, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम वकीलों के बने अवैध चैंबर्स हटाने के लिए पहुंचा, लेकिन विरोध इतना जबरदस्त हुआ कि हालात बेकाबू हो गए। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, वकील सड़कों पर उतर आए और अब सवाल सिर्फ अतिक्रमण का नहीं, बल्कि न्याय, अधिकार और प्रशासनिक कार्रवाई की संवेदनशीलता का बन चुका है। आखिर पूरा मामला क्या है, पहले वो समझिए। जब इस देश में वकीलों को ही न्याय नहीं मिलेगा तो आम नागरिक को आखिर कहां से न्याय मिलेगा? ये सवाल आज पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज रहा है। ये सवाल आज वकीलों से लेकर विपक्ष तक उठा रहा है। मामला क्या है, जरा वो सुनिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाई कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर एक्शन को लेकर भारी बवाल मच गया। लखनऊ के कैसरबाग क्षेत्र में सिविल कोर्ट के बाहर नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की तो वहां मौजूद वकीलों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते प्रदर्शन इतना तेज हो गया कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। इसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यह अभियान हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद चलाया गया। बेंच ने कोर्ट परिसर के बाहर बने अवैध चैंबर्स और कब्जों को हटाने के निर्देश दिए थे। यहां पर 240 चैंबर्स गिराए जाने। रविवार 17 मई को जैसे ही बुलडोजर कार्रवाई की सूचना मिली, वहां बड़ी संख्या में वकील पहुंच गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और देखते ही देखते हालात बिगड़ने लगे। फिर मामले में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया, लेकिन उससे पहले भी आपको बता दें कि जो वकील वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी की। वहीं स्थिति को संभालने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और इसके अलावा पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लिया गया। पुलिस सुरक्षा के बीच नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही है। वकीलों का यह कहना है कि प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेश का गलत इस्तेमाल किया है। अदालत ने केवल 72 चैंबर हटाने का निर्देश दिया था। जी हाँ, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि हाई कोर्ट ने केवल 72 यानी कि 72 चैंबर्स हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन नगर निगम और पुलिस ने उसी आड़ में करीब 240 चैंबर्स गिरा दिए। आपको बता दें कि पुराने हाई कोर्ट परिसर के बाहर वकीलों के छोटे छोटे चैंबर बने हुए थे और इन्हीं में वो केस से जुड़ा जो कामकाज है वो करते थे। और ऐसे में उनका ये कहना कि अचानक इस कार्रवाई से उनके काम पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि कब्जा वैध था या फिर अवैध, सवाल यह है कि क्या कार्रवाई का तरीका सही था? क्या संवाद की जगह सीधे बल प्रयोग किया गया? क्या वकीलों के साथ प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाई? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कानून के नाम पर डर का माहौल बनाया जा रहा है? तो ये तमाम सवाल जो है वो बिल्कुल इस वक्त खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और बताना चाहेंगे आपको कि लगातार जो तमाम सवाल देखे जा रहे हैं इस बीच की एक तरफ अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन है, बुलडोजर है, तो दूसरी तरफ वकील हैं, उनका प्रदर्शन है। क्योंकि सीधे तौर पर देखिए तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम सवाल इस बीच फंसते नजर आ रहे हैं जिनका जवाब पाना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि देखिए एक तरफ जो वकील हैं उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि उनको पहले से कोई भी नोटिस नहीं दी गई, पहले से नोटिस देनी चाहिए थी। लेकिन सीधे तौर पर अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, नगर निगम की, तो उनकी तरफ से यह साफ कहा गया है कि पहले से नोटिस जो है वो इन्हें दी गई थी। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो पूरा मामला है वो उलझता हुआ जरूर दिख रहा है, या फिर इसको जानबूझकर उलझाने की जो कोशिश है वो करी जा रही है। लेकिन देखिए बात करें कि ये पूरा मामला क्यों इस तरीके से भड़का, क्यों इन चैंबर्स पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली? क्योंकि देखिए जो वो एरिया है वो कैसरबाग का एरिया है और वहां पर बहुत लंबा जाम लगता है और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये आज से जाम लगना शुरू हुआ। ये बहुत पहले से देखा जाता है कि कैसे कैसरबाग जो बस अड्डा है, जो पूरे बात करें कि कचहरी परिसर का जितना भी वो क्षेत्र है कैसरबाग का, वहां पर बहुत जाम लगता है। और ये कहा गया है, इसका ये हवाला दिया गया है कि इस जाम से निजात दिलवाने के लिए ही ये जो अवैध चैंबर्स, अवैध दुकानें बनी हुई हैं, इन पर बुलडोजर चलवाया जाए, इनको पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए। और ये जो 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, ये देखिए वकील प्रदर्शन कर रहे हैं,
वकीलों पर उससे पहले देखा गया कैसे लाठीचार्ज हुआ, और उससे पहले की तस्वीर जहां पर बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिला। ये बुलडोजर पहुंचा और जहां पर अवैध अतिक्रमण था, या कह लीजिए कि जो वकीलों के चैंबर्स वहां पर बने हुए थे, जो कुछ दुकानें बनी हुई थी, उनको पूरी तरीके से बुलडोजर से उसको ध्वस्त किया गया। उसके बाद वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया। लेकिन बताना चाहेंगे कि ये वकील पर लाठीचार्ज हुआ, उससे पहले वकीलों ने भी पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी की है। वहां पर जो पुलिस पहुंची हुई थी, जो फोर्स पहुंची हुई थी, उन पर पत्थर बरसाने शुरू किया, और उसके बाद हालात को संभालने के लिए देखा गया कि जो कैसे पुलिस प्रशासन है उसको लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि अब देखा जा रहा है कि कैसे जो वकील है उनका प्रदर्शन देखा जा रहा है, और 3 दिन के लिए अब देखिए कार्य बहिष्कार भी कर दिया है वकीलों ने। तो ये मामला काफी तूल पकड़ता हुआ बिल्कुल देखा जा रहा है, और तमाम सवाल भी इस पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आज सबसे बड़ी बहस आज इसी पर होगी, बुलडोजर वर्सेस वकील, या कह लीजिए प्रशासन वर्सेस वकील। तो सवाल साफ है कि सिर्फ ये नहीं बात की जाए कब्जा वैध है या फिर अवैध, सवाल यह है कि क्या कार्रवाई का जो तरीका है वो सही था, क्या संवाद की जगह सीधे बल प्रयोग हुआ है। तमाम सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो इन तमाम सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत, क्या संवाद की जगह सीधे बल प्रयोग हुआ, क्या वकीलों के साथ प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाई, और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या कानून के नाम पर डर का माहौल बनाया जा रहा है, कौन सही है यहां पर, कौन गलत है। इसी के साथ चर्चा की शुरुआत। तो और पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से गौरव उपाध्याय जी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास चर्चा में। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से शरद सिंह जी जुड़े हुए हैं। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शरद जी आप ही से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी तो बाद में जवाब देगी, लेकिन देखिए अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को काफी जोर शोर के साथ उठाया है, और बाकायदा इस पर ट्वीट भी देखा गया। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी कर दिया, और ये कहा गया सीधे तौर पर कि जो दूसरों को न्याय दिलाते हैं आज उन्हीं के साथ कैसे अन्याय हो रहा है। बीजेपी की सरकार में किस तरीके से बुलडोजर जो है वो शायद क्या कानून से बड़ा हो गया है, किस तरीके से देखते हैं फिलहाल सबसे पहले इस पूरे मामले को। जी, इस मसले को हमको 2 तरह से देखना होगा। एक तो इसके जो प्रशासनिक और शासकीय पहलू कि इसमें क्या मिसहैंडलिंग हुई है, क्या इसकी गई हुई, और दूसरा पहलू ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा पॉलिसी पैरालिसिस है, जो सिस्टम का कोलैप्स है, कि आखिर स्थितियां ऐसी होती थी। तो मैं पहले जो शासकीय प्रशासकीय उस पर अपना व्यू दे देता हूँ। देखिए ऐसा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी लखनऊ देखा होगा, और ये जो 70 छोटे छोटे जो चैम्बर्स बनाए थे, इसके अलावा हजारों हजार इस तरीके का मिस एप्रोप्रिएशन कह लीजिए, या कब्जा कह लीजिए, या दुरुपयोग कह लीजिए सड़कों का और फुटपाथ का, पूरे लखनऊ में हो रहा होगा। तो आखिर ये ऐसी स्थितियां क्यों आई कि सिर्फ इन्हीं 70 चैम्बर्स को नोटिस देने की बात आई। और फिर जो अधिवक्ता है उनका सवाल तो ये है कि 72 को नोटिस की बात की गई है, आदेश 72 का है, तो 240 गिराए गए। तो जब उनकी लगातार मांग उठाई कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, तो क्या इस तरीके का कोई प्रूफ निकल के शासन या प्रशासन की तरफ से आया है? क्या उन्होंने उन नोटिस की कॉपी की कोई रिसिप्ट, या उन्होंने मोबाइल के माध्यम से भेजा है, या पोस्टल उसके थ्रू भेजा है, कोई कुछ कागज, कम से कम एक छोटा सा, इतना सब कुछ हो गया है राजधानी में, एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते नगर पालिका वाले, और नगर महापालिका वाले उसमें डॉक्यूमेंट दिखा देते, तो आज कम से कम मीडिया पे इस पर चर्चा नहीं हुई। जिस तरीके से संडे को चैम्बर से तोड़ फोड़ की गई है, उसमें साक्षी के अलावा एक मानवीय पहलू भी है ना। आप ये सोचिए, कोई सड़क से चैम्बर बना रहे हैं, क्या किसी ने ये सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी कोर्ट में वकीलों के लिए चैम्बर क्यों नहीं होते हैं? एक एक चैम्बर में 5-5 क्यों बैठते हैं, और टीने के नीचे, छप्पर के नीचे और पेड़ के नीचे वकील क्यों बैठते हैं? और अगर उनको बिठाने की व्यवस्था नहीं, तो ये इतने LLB कॉलेजेस और सरकारी यूनिवर्सिटियां चल क्यों नहीं? बंद कर दीजिए। जब आपको कहा कि उन वकीलों को देने के लिए सुविधा नहीं है, तो उनको पैदा करने के कॉलेज क्यों बना रखी? और जबकि कोर्ट में केसेस चलते हैं तो 10 साल 20 साल और पीढ़ियों तक लोग मुकदमे लड़ते हैं, जजेस नहीं है, तो उसको कौन एड्रेस करेगा? तो अगर आप किसी समस्या को आइसोलेशन में देखेंगे तो शायद सही नजरिए पे नहीं पहुंच पाएंगे। मैं इसको सिस्टमैटिक फेलियर इस तरीके से बता रहा हूँ
कि रजिस्ट्री ऑफिस में आप किसी प्लॉट का, जमीन का, मकान के रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो सरकार आपसे स्टैंप ड्यूटी लेती है, फीस लेती है। क्या वो आपको ये गारंटी देती है कि जो प्लॉट आप खरीद रहे हैं और जिससे खरीद रहे हैं वो बिल्कुल सही व्यक्ति है, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है? और अगर आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते हैं तो जितना लैंड का रेवेन्यू का डॉक्यूमेंटेशन है वो गवर्नमेंट के पास है, लेकिन फिर भी फ्रॉड हो रहे हैं, तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है? जैसे कि इस मसले में अगर चैम्बर गिराए गए हैं, तो जब ये चैम्बर बन रहे थे तो जो ना बनने देने की जिम्मेवारी जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की थी, क्या उनको सस्पेंड किया गया है? क्या उनको टर्मिनेट किया गया? तो जब बिल्कुल तक आप बिल्कुल इसको शरद जी, और ये बहुत totality अच्छा नहीं कहीं ना कहीं देखेंगे, आपने ये समस्या सवाल solve उठाया नहीं है। बिल्कुल ये सवाल आपने बहुत अच्छा उठाया है, और इसी सवाल के साथ मैं गौरव जी के पास जाना चाहूंगी। गौरव जी, ये पूरा मामला बहुत उलझता जा रहा है, क्योंकि आपने देखा एक तरफ वकील जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मामला इस तरीके से तूल पकड़ा कि कैसे बुलडोजर पहुंच गया, जो उनके चैम्बर्स बने हुए थे वकीलों के, कैसे उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम किया गया, एक्शन लिया गया बुलडोजर से, और उसके बाद वकीलों की नाराजगी सीधे तौर पर देखने को मिली। उनका भी देखिए ये बिल्कुल कहना है कि भाई क्या उनको पहले से नोटिस दिया गया, क्योंकि प्रशासन तो कह रहा है उनको नोटिस मिला, लेकिन वकील ये मानने को तैयार नहीं है कि उनको नोटिस मिला। दूसरी चीज ये कि ये भी कहा जा रहा है क्या अगर ये बुलडोजर चला है इस पे, इनके चैम्बर्स पे, तो क्या कोई दूसरी जगह नियुक्त की गई है, क्या कोई दूसरी जगह अभी से बनाई गई है? भाई अब उनके चैम्बर्स हटा दिए गए तो अब वो कहाँ काम करेंगे? ठीक है प्रिया जी, मुझे बोलने का अवसर दीजिए। ओपनिंग स्टेटमेंट है, मेरे भाई साहब को अच्छा खासा समय दिया गया, शरद जी को। शरद जी ने सवाल उठाए, जैसे विपक्ष क्या करता है ना, हर समय सवाल उठाता है। सवाल उठाने से पहले वो ये नहीं सोचता, वो देखता है कि जब वो सत्ता में रहते तो उन्होंने क्या किया। हमसे ज़्यादा जब वो सत्ता में रहे हैं, जिस चैम्बरों का हटाया गया वो चैम्बर हमारी सरकार में आज और कल नहीं बने हैं। उन चैम्बरों का विवाद जो है वो काफ़ी दशकों पुराना है, पहली बात। दूसरी बात, जो मैं सीधी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारी जो सरकार है वो अराजकता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाती है। अराजकता, हिंसा फैलाने का अधिकार किसी भी वर्ग विशेष को नहीं है। आप इसी को ले लीजिए कि अगर अधिवक्ता अपने को वर्ग विशेष में समझते हैं तो वो ऐसे नहीं है, वो एक सामान्य भारतीय नागरिक हैं। उनको कानूनी प्रक्रिया के तहत बाकायदा नगर निगम ने 72 अवैध, जिसकी भी बात करी जा रही थी, जैसा कि आपने कहा कि सूची में 72 थे और उसके बाद 200 लोगों को हटा दिया गया। तो पूरी जो जानकारी है वो उसका स्टेटमेंट आप पढ़िए जो आपका कोर्ट ने जारी किया है, उसमें 72 नगर निगम ने एट द फाइलिंग ऑफ केस अवैध कब्जेदारों की लिस्ट निकाल के दी थी। लेकिन बाद में केस के दौरान जब सर्वे हुआ, जो सबमिट किया गया, तो उसमें 200 से ज़्यादा अवैध कब्जेदार और क्योंकि भाई ये सतत प्रक्रिया है, कोई भी कल को वहाँ पे किसी ने खोमचा लगा लिया, किसी ने कैंटीन खोल लिए, वकील का बोर्ड टांगा और अंदर समोसा और चाय बेच रहे हैं, पहली बात। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो प्रक्रिया का पालन पूरी तरीके से किया गया कि आम आदमी हो या अधिवक्ता, किसी को भी नुकसान ना हो। संडे का दिन आप चुनने के लिए बार बार सवाल जवाब कर रहे हैं, संडे का दिन इसलिए चुना गया कि आम आदमी कोर्ट नहीं आता और अधिवक्ता भी अपनी जो उनको बाकायदा लाल निशान लगाए गए थे, सिर्फ वो स्ट्रक्चर तोड़े गए हैं। नगर निगम ने सिर्फ वो स्ट्रक्चर के ऊपर कार्रवाई करी है जिनके ऊपर लाल निशान लगाए गए। तो जाहिर सी बात है, रोज अधिवक्ता जा रहा है कि उसको लाल निशान नहीं दिख रहा, नोटिस नहीं मिल रही, तो ये झूठ की बात है, पहली बात। दूसरी बात, पिछले कई वर्षों में हमने देखा है कि भाई जो एक समाज है, जो अधिवक्ता समाज अपने आप को बोलता है, वो कहीं ना कहीं जिसके ऊपर जो जिम्मेदारी है कि एक आम नागरिक को वो न्याय दिलाएगा, वो सबसे बड़ा अराजक तत्व बनता जा रहा है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग शायद उस वर्ग विशेष में आ गए हैं, नहीं तो हमने क्या अच्छे अधिवक्ता नहीं देखे भाई। तर्क और वितर्क, कुतर्क के माध्यम से आप जो है केस लड़ रहे हैं, तो कुतर्कों के माध्यम से आप बहस जीत सकते हैं, पर कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते। तभी आप लोग वहां हारे थे। अवैध कब्जेदारों को हाईकोर्ट की नोटिस मिलने के बाद, आदेश आने के बाद हटाया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आप पूछ रहे हैं कि उनका क्या होगा, क्या किया जा रहा है, तो मैं कुछ चीजें इस पटल के माध्यम से रखना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनी 2022 में और हमारे कानून मंत्री बने श्रीमान ब्रिजेश पाठक जी। तो श्रीमान ब्रिजेश पाठक जी जो उस समय उप मुख्यमंत्री हमारी सरकार में हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य के इतिहास में सबसे ज्यादा वकीलों को सरकारी वकील का दर्जा दिलाया, अपर महाधिवक्ता बनाए, और एक बार बनाया जिसकी संख्या 1500 से ज्यादा थी, पहली बात। तो उसके बाद हमने क्या किया, जो पिछली सरकारों में मृतक आश्रित जो वकील होते हैं उनकी राशि होती थी 1.5 लाख, हमने बढ़ा कर उसको कर दी 5 लाख, पहली बात। 150 करोड़ 200 करोड़ का फंड नहीं होता था अधिवक्ताओं के पास सोशल फंड स्कीम के माध्यम से, सुरक्षा निधि के माध्यम से योगी सरकार ने उसको 500 करोड़ का कर दिया। उसके बाद हमारे जो नए वकील बन के आ रहे हैं भाई बंधु, उनके लिए राज्य सरकार ने 3 साल तक, जब से आपका सर्टिफिकेट इश्यू होगा
और आप लाइसेंस पाने के 3 साल बाद तक अपनी किताबों और पत्रिकाओं के लिए एक नॉमिनल अमाउंट हमने रख रखा है, वो उनको मिल रहा है। उसके बाद वकीलों के लिए जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, भाई देखिए हमारे यहाँ पे जैसे बैंगलोर में यूनिवर्सिटी है, पूरे वहाँ देश पर पढ़ के विदेश तक में लोग जाते हैं और अच्छे वकील निकलते हैं। हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से प्रयागराज में 100 करोड़ रुपए की निधि के साथ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित कर रहे हैं, उसका प्रावधान किया हुआ है। अब आप ये बताइए कि राज्य सरकार जो वकीलों के रहने तक के लिए जो आवास स्कीम निकल रही है, जो फ्लैट की खास तौर से स्कीमों में, फिर बता रहा हूँ, फ्लैट की स्कीमों के लिए योगी सरकार ने मंच से घोषणा भी करी थी और अब उनको एक कोटा प्रावधान किया गया कि भाई उनको जो बाहर से रहने वाले वकील यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए एक आवास प्रदान किया जा सके, जो कि पिछली सरकारों ने उनके आवास के लिए कोई भी प्रावधान किया ही नहीं था। पत्रकार के लिए पत्रकारपुरम बसा दिया गया, लेकिन वकीलों के लिए जो कर रही है वो सिर्फ भाजपा सरकार है। तो सबसे बड़ी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतना कुछ हमारी सरकार ने किया है, तो क्या वकीलों का फर्ज ये नहीं बनता है कि एक स्मूथ, मतलब जो कैसरबाग जगह पे अराजकता बार बार फैलाई जाती है, वहां पे एक बस अड्डा भी है। बस अड्डा होने की वजह से वहां लगातार जाम लगता है। जाम क्यों लगता है? वो सड़कें तो चौड़ी कर दी गई, लेकिन उन सड़कों पे अतिक्रमण कर लिया गया। उन अतिक्रमण के माध्यम से 2 चीजें करेगी। पहले बताता हूं, हमारी सपा सरकार में शरद जी को याद दिलाना चाहता हूं कि वहां पे बम विस्फोट हुआ था, जिनके आतंकवादियों, इस्लामिक आतंकवादियों का मुकदमा सपा सरकार ने, अखिलेश यादव ने वापस ले लिया था। उस जगह पे एक टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड टाइप का बना दिया गया है और उसमें मोटरसाइकिलें एक तरफ से खड़ी होती हैं, दूसरे 5-6 नंबर जगह जो गेट है कोर्ट का, वहां तक जाती हैं। आप वहां पैदल भी नहीं चल सकते। इसकी किसकी गलती है? भाई नए वकील बन रहे हैं, उसके लिए ब्रजेश पाठक जी ने, जब कानून मंत्री थे, उन्होंने चैम्बर बनाया, लखनऊ बार एसोसिएशन के लिए भी बनाया, सेंट्रल बार एसोसिएशन में बनाया। आपकी सरकारों ने क्या किया? तो ये नए चैम्बर्स क्या दिए जाएंगे गौरव जी? क्योंकि लगातार जो अधिवक्ता है वो ये सवाल कर रहे हैं कि भाई ये चैम्बर्स तो तुरंत हटा दिए गए, हो सकता है कि उनको बातचीत करनी चाहिए थी प्रशासन को, लेकिन कैसे लाठी बरसाई गई इन वकीलों के खिलाफ। और अब तो हाल आप देख ही रहे हैं, ये तस्वीरें जो निकल कर सामने आई हैं वो वाकई बेहद ही कह लें कि शर्मनाक तस्वीरें हैं। एक तरफ कैसे वकील भाग रहे हैं, पूरी फोर्स उनके पीछे भाग रही है, दोनों तरफ से देखा गया। ऐसा नहीं है कि कोई एक पक्ष की ये बात। मैं खुद एक वकील हूं और सेंट्रल बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हूं और प्रैक्टिस करता हूं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुझे वकीलों का दर्द तो दिखता है, लेकिन उससे ज्यादा दर्द शायद आपने देखा नहीं हो कि मेरी जो बहनें थी जो पत्रकारिता कर रही थी, उनके ऊपर किस तरीके से काले कोट पहने हुए लोगों ने तमाचे मारे हैं, उनके बाल पकड़ के नोचा है, उनको लात मार मार के गिराया गया है। इस तरह के जो अराजकता फैलाई जा रही है, उन वकीलों के खिलाफ भी भारत में एक कानून है, उसके तहत उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। भाई देखिए, आप धरना प्रदर्शन करिए, उन्होंने सुंदरकांड का वहां पार्ट रख दिया था। मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ, घटना स्थल पे मैं था। सुंदरकांड का पार्ट रख दिया गया और पार्ट रखने के बाद बोला गया कि अब जब तक ये पार्ट चलेगा तब तक तो हम नहीं करने देंगे। अब आप ये बताइए, इस देश में क्या जो अराजकता, जैसे कहते हैं ना कि भाई मस्जिद में नमाज के लिए जगह नहीं, तुम सड़क पे पढ़ लेंगे, तो कोर्ट के परिसर में अगर आपका चैम्बर बनाने की जगह नहीं तो क्या बाहर बनाने की आजादी दे दी जाएगी क्या अधिवक्ताओं को? तो जैसे मुसलमानों को सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे, उसी तरीके से अधिवक्ताओं को सड़कों पे अराजकता नहीं फैलाने देंगे। ठीक है गौरव जी, ठीक है, आऊंगी आपके पास, लेकिन शरद जी से मैं जवाब लेना चाहूंगी। शरद जी, जो तमाम चीजें रखी जा रही है, जो तमाम पॉइंट्स रखे जा रहे हैं कि भाई पहले जो लाठी चार्ज किया गया वो देखा गया कि कैसे वकीलों की तरफ से ही पत्थर बरसाया गया, माफ कीजिएगा, पत्थर बरसाया गया, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन पर लाठी चार्ज किया। और दूसरी चीज ये कि ये जो चीजें बताई जा रही हैं कि ये नोटिस तो वहां पर चस्पा थी, जो लाल निशान था वो भी वहां पर लगा हुआ था, तो क्या ये अधिवक्ता जो पहुंच रहे थे, क्या उनको फिर वो निशान नहीं दिखे, या फिर जानबूझ के ये वकील कुछ हैं इसमें और कुछ वकील नहीं भी हैं? क्या ये भी हो सकता है? बोलिए शरद जी, आवाज मिल रही है आपको? वाली कहानी याद दिला दी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल बिल्कुल आवाज मिल पा रही है आपकी। शरद सुनाने जी, जा रहे हैं भाई साहब, जिक्र करिए। शरद जी आपकी आवाज मिल पा रही है, आप अपनी बात रखिए। जी बोलिए। प्रिया जी, ये जो जितनी स्टोरी बताई है ना, इसका पॉइंट बाय पॉइंट जवाब बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। ये अली बाबा 40 चौर की कहानी याद आ गई मेरे को शुरुआत से। हाँ, एक आदमी आता है, वो पूरे मकानों पे ट्रक के निशान लाल लगा के जाता है, और रात में वो 40 चोर आते हैं, उन्हीं दरवाजों में चोरी होती है। तो ये कह रहे हैं कि वो लाल निशान जब लगा था तो जो चैम्बर वाले, उनको समझ लेना चाहिए था ये गिरने वाले हैं, उसको नोटिस मान लेना चाहिए। ये जो हर जगह रामचरितमानस हाथ में पकड़ के वोट लेने जाते हैं और जो ये कह रहे हैं कि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ये वकील है, अभी इन्होंने खुद बोला, अधिवक्ता है,
इन्होंने इससे बात नहीं बोली कि अभी बड़े मंगल पे सड़क पे भंडारे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। कल मंगल है और कल दूसरा बड़ा मंगल है लखनऊ में। भाई इसमें जवाब साहब इनसे जो जरूर कुछ पूछिए। घंटे के लिए लग रहा है और वो बीच में मत हर दिन बोलिए। लगा रहता है उसमें ये अंतर आपके- है। ये आप आपका- किसी चीज को बीच में आपस मत में बोलिए। कंपेयर मत करिए। बीच में मत बोलिए, कृपया बीच में मत बोलिए, अपने समय में जवाब दीजिए। अभी इन्होंने मस्जिद का नाम लिया तो मैं मानता हूं कि अधिवक्ता जो है संवैधानिक स्थिति से चलते होंगे, इन्होंने पढ़ाई भी की होगी एलएलबी की, अंदर ही तो इससे भी थोड़ा वक्तव्य दे दें कि कल बड़े मंगल पे जो सड़क पे भंडारे लगेंगे उससे पुलिस लाठीचार्ज करेगी या नहीं करेगी, इसकी स्थिति और क्लियर कर। तीसरी बात इन्होंने बोला कि 1500 सरकारी अधिवक्ता बनाए। मैं इनको खुली चुनौती दे देता हूँ कि उन्हीं ब्रजेश पाठक जी को बोलिए उन 1500 के नाम और उनकी जाति और वर्ग लिख करके चिट्ठी जारी कर दें, हैसियत नहीं। और मैं चिट्ठी मांगने की बात क्यों कर रहा हूं वो भी न्याय संगत तरीके से बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी जब भी अपने संगठन में पदाधिकारी बनाती है उस लिस्ट के आखिरी कॉलम में हर पदाधिकारी की जाति लिखती है, तो जाति को ज्ञान ना दे। 1500 नाम दे दीजिए और उनकी जाति लिख दीजिए। मैं दावा करता हूं कि उसमें टीडीए वर्ग का 5% आदमी नहीं मिलेगा। और जो इनकी भाषा में इन्होंने बोला था ना कि कुछ वर्ग के लोग अधिवक्ता बन के अधिवक्ता वर्ग में आ गए हैं, उन्होंने कहा है नाम बोलने से डर लग रहा है क्योंकि चुनाव पीडीए पे होना, इसलिए नाम बोलने से डर लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से अधिवक्ताओं के बीच में वर्गीकरण किया गया है वो हम और सब जानते हैं, ये समाज का हर व्यक्ति जानता है, बहुत सारा आदमी कचहरी जानता है। और मुझे तो चौंकने वाली बात तो ये लगी है, ये मकान दे रहे हैं वकीलों को, फ्री दे रहे हैं क्या? अरे आवाज वकीलों को की कोटा बात दे रहे हैं, तुम तो सिर्फ यादवों को कोटा देते थे, मुसलमानों को देते थे, हम तो वकील को पूरा पूरा कोटा दे रहे हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको मिलेगा। कैसी बातें आपने कर दी? आपने वकीलों के लिए क्या किया आप बताइए। हम 1500 की लिस्ट 2022 में जारी करी, एक आपको सेकंड जारी गौरव जी, करके दे एक रहे हैं। सेकंड, एक सेकंड, मैं ऐसे बोलिए बात नहीं करता। बोलिए शरद जी। और बंधुवर, आपका नाम शायद गौरव है, गौरव ये आप उपाध्याय। तुम करके अपनी धर्म पत्नी और अपने बच्चों से तुम करके बात किया कीजिए। जब आप कहीं पटल पे बैठे तो सम्मान के साथ बात करने की तमीज सीखिए। तू तड़ा क्या होता है? मैं क्या तुम तड़ा क्या होता है? अरे मैंने तो सपा सपा की बात करी, तो तुम तो भाई घोषित करोगे ना, आप हमसे मांग लोगे कि 1500 लाके दो। ये आप गूगल कर लीजिए, गूगल के पटल पर भी स्थापित है। आप नाम के साथ जाति टॉपिक करके पे वापस आ जाते हैं। काम कर रहे हैं। इतिहास मैं बात तभी करूंगा, इतिहास में एक जाने की टाइम पे जरूरत एक नहीं है। बात करूं। 1500 एक बात में वकीलों एक के लिए प्रवक्ता क्या किया बात गया, करे, क्या तब नहीं मैं किया बात गया। करता हूं। ठीक है शरद मैं जी, इस तरीके से जाहिर चर्चा नहीं कर सकता, मुझे समय दीजिए अपनी बात समाप्त करने। बिल्कुल बोलिए, आप बोलिए, अपनी बात जी, पूरी थैंक यू। करिए शरद जी पहले। ये जो मकान देने की बात कर रहे हैं हाँ, प्रिया जी, जी। देखिए इनकी आवाज में कितनी विचलन आ गई है, सीधे तुम पे आ गए, थोड़ी देर बाद तू भी बोलेंगे, अभी आप देखते जाइए। ये मकान फ्री में दे रहे हैं क्या? मैं बता रहा हूँ ये मकानों की स्कीम क्या है। आवास विकास में और एलडीए में इतना करप्शन है, जिस रेट से लैंड एक्वायर करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन रेट है उससे कहीं ज्यादा महंगे जमीन के रेट पे मकान बेच रहे हैं, इनके अपार्टमेंट बिक नहीं रहे हैं। तो ये अलग अलग स्कीम निकाल रहे हैं, वकीलों के नाम पे स्कीम निकाल रहे हैं कि दूसरे जिले के जो नए वकील लखनऊ में आए वो किसी लालच में उन अपार्टमेंट को खरीद लें। ये अधिवक्ताओं को ठगने की और अपनी जो पेंडिंग इन्वेंट्री उसको बेचने की स्कीम है, कोई कल्याणकारी स्कीम नहीं जिसको मकान दे रहे हैं। दूसरी बात, जो ये लगातार कह रहे हैं कि चैम्बर बनाए जा रहे हैं, आप ये बताइए, अगर मेरे पास कंक्रीट पक्का दरवाजा, खिड़की का, पंखा, बत्ती का कमरा अगर मुझे कचहरी में मिलेगा तो मुझे शौक है कि पान की लकड़ी का घूमटा लगा के मैं सड़क पे काम करूं? तो इसका दावा तो इनका खुद डिटेल हो जा रहा है कि ये चैम्बर नहीं दे पा रहे हैं। तीसरी बात, जो कैसरबाग में बस अड्डा है, मेरी ननिहाल भी है लखनऊ की, मैं 40 साल से उस बस अड्डे पे आ रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि अगर कचहरी में चैम्बर की जगह नहीं है तो जो हाई कोर्ट का परिसर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फैजाबाद रोड पे बना है, वो इस भीड़ को कम करने के लिए बना है। वो समाजवादी पार्टी सरकार में बना था और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसका इनॉग्रेशन किया था। परिस्थितियां फिर बदली हैं। अगर मेट्रो जो 10 साल पहले स्टार्ट हुई थी, भारतीय जनता पार्टी ने सही स्थिति में डेवलप की होती तो कैसरबाग चौराहे से मेट्रो निकल के जानी होती। अगर वो मेट्रो गई होती तो इस तरीके के ट्रैफिक जाम नहीं होते। तीसरी बात, आप कैसरबाग बस अड्डे को शिफ्ट कीजिए ना शहर के बाहर, और उस पूरे कैंपस में मल्टी स्टोरेज 2-4 हजार कोर्स में चैम्बर्स बनाइए वकील को, मल्टी लेवल एयर कंडीशन पार्किंग बनाइए, उनकी कारों को और मोटरसाइकिल खड़ा करने के लिए सुविधा दीजिए। किसने रोका है? लेकिन आप यहाँ पर आके विखंडक बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वहाँ दिन में रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं करने देंगे। कम से कम भारतीय जनता पार्टी से कोई बात मत बोलिए, आपके पार्टी वाले नाराज हो जाएंगे।
अगर वो तो राम के नाम पे, धर्म के धंधा बनाने के नाम पे वोट मांगते हैं, कम से कम आप तो रामचरितमानस का उपहास मत उड़ाइए, जिसके नाम पे वोट की रोटी खाते हैं आप। रामचरितमानस के लिए आपने पाठ रखने के बाद आप किसी कानूनी वैधानिक कार्रवाई को रोक लेंगे तो इस तरह से नहीं करने दिया जाएगा ना। हमें पता है कि जहां पे सच्ची में पाठ हो रहा है वहां पे नहीं रोका जा रहा है। जो आपकी सरकार करती थी, घंटा नहीं बजा सकते, पाठ नहीं कर सकते, जय श्री राम नहीं बोल सकते। मुसलमान आपकी पार्टी ने जो किया है उसको मैं सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए। अब आपने सुन लिया तो मेरी भी सुन लीजिए। नहीं तो भाई साहब आप इतनी देर से बोल रहे हैं, मैं पॉइंट कितनी देर तक नोट करूंगा? आपके बहुत सारे पॉइंट होगा, मुझे भी तो बोलने का अवसर मिलना चाहिए ना। अगर हमको 1 घंटे बोलने को मिलेगा तो आपकी डायरी भर जाएगी और आपके पास सवाल के जवाब नहीं होंगे। अरे मेरे पास हर एक सवाल का बकायदा जवाब है, बखूबी सुन लीजिए। अब आप मेरे भाई, मेरी बात भी अब आप सुन लीजिए शरद जी। आप ये बताइए कि पिछली बार लखनऊ कब आए थे? सपा कार्यालय के अलावा लखनऊ आप कब गए हैं? कैसरबाग गए हैं कभी? अभी आपने कहा कि आप वहाँ पे ननिहाल है जाते हैं। अब मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है शरद जी, गौरव जी, मैं रुकना चाहूंगी यहीं पर। हमारे साथ एडवोकेट और बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आनंदमणि त्रिपाठी जी भी स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आनंद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजीव जी, माफ कीजिएगा, संजीव द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडियो से, अधिवक्ता संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजीव जी, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति देखी जा रही है कि कैसे एक तरफ वकील अपनी बात रख रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रशासन भी कहीं ना कहीं अपनी बातें रखना शुरू कर चुका है। वकीलों का ये सीधे तौर पर कहना है कि उनको पहले से कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था, लेकिन प्रशासन ये कह रहा है कि भाई हमने नोटिस चस्पा किया था, लेकिन एक तय समय सीमा तय की गई थी कि भाई इतने समय तक आप जो अपने बने हुए हैं चैम्बर्स उनको खाली कर दीजिए, लेकिन उसके बाद नहीं खाली किया गया, जिसके बाद ही ये बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिला है। आप किस तरीके से देखते हैं सबसे पहले तो इस पूरे मामले को? आपको नमन करता हूं और धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने मुझे बुलाया है। एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे भारतीय संविधान में लिखा है पहला, विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोग हैं तो प्रोफेशन एथिक्स भी कहते हैं कि फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं उनको कर्टेल न किया जाए। हम अधिवक्ता थे, इतनी चुनौतियाँ लेकर के आए हैं कि यदि अधिवक्ता गलत करता है तो आपने जो प्रॉपर एक्शन लिया ठीक है, मैं उसके पक्ष में हूँ, लेकिन उनके लिए चैम्बर्स होने चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण होना गलत बात है हम सभी के लिए। यदि अधिवक्ता, एक विलियम शेक्सपियर ने कहा, व्हेन गोल्ड इज रस्टेड व्हाट से आयरन डू, जब सोने में जंग लग जाएगी लोहा क्या करें। हम अधिवक्ता हैं। सरकार से मेरा निवेदन है भी, और मैं कहना चाहूँगा जो ऑर्डर भी हुआ है ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने किया है, इसमें एक प्रोसीजर भी है कि आप रिकॉल डाल सकते हैं। तो मैं अधिवक्ता को कहना चाहूँ लीगल बात कहें, ताकि कोई ये ना कहे कि जो हमारे अधिवक्ता की जो हमारी छवि है वो समाज में धूमिल होती भी जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि उस छवि को अगर बचाना है तो हम अधिवक्ता स्वयं में कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन है। यदि भारत का हर व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन पढ़ा लिखा वर्ग है, और पढ़ा लिखा वर्ग जब एक कार्य करेगा कि अतिक्रमण करना, ये देश का दुर्भाग्य। और न्यायपालिका से मैं कहना चाहूँगा, न्यायपालिका ने इतना अवसर नहीं दिया कि आप चैम्बर, सरकार को डायरेक्शन दिया होता कि आप चैम्बर अलाट करिएगा। जो यंगस्टर्स हैं जो सुबह शाम तक बहुत स्ट्रगल करके आते हैं, उनकी स्ट्रगलिंग लाइफ को नहीं समझा न्यायपालिका ने। इतना मेरा ग्रीवांस। और मैं कहना चाहूँगा कि जो कार्य कल हुआ है ये हमारी न्यायपालिका के लिए भी चुनौती है और अधिवक्ताओं के लिए चुनौती है। ये बैंड मुझे न्यायपालिका से मिला है, न्यायपालिका के लिए है, जनता के लिए, जनता के द्वारा तो नहीं है, हमारी खुद की मेरिट से। लेकिन हमारी न्यायपालिका कहती है सत्यमेव जयते, ये तो धर्म सत्य हो जाएगा। अब धर्म की बात करते हैं, हमारे यंगस्टर ब्रदर बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि रामचरितमानस परहित सरिस धर्म ने भाई, परिपीड़ा सबने दिखाई। जब हम रामचरितमानस को राजनीतिक बना लेते हैं, राम राजनीति, राम राष्ट्रनीति है, हम विधि व्यवसायी हैं, विधि सेवी हैं, तो हम रामचरितमानस क्या जो विधि है वही तो रामचरितमानस हो गई है। हम रामचरितमानस को हम राजनीति का अखाड़ा न बनाएं। अधिवक्ताओं से मेरा निवेदन है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन कोई ऐसा काम न करें जो हमारे राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र की सभ्यता, भारतीय संविधान के मूल्य कहीं भी गिरे नहीं। गौरव जी बोलिए। देखिए, आपका द्विवेदी जी, आपके आने से पहले शरद जी ने कुछ चीज़ें उठाई थी, कुछ तर्क रखे थे, कुछ सवाल पूछे थे, तो मुझे उसका भी जवाब देना है। जो आपने पूछा है तो मैं आपसे भी उसका जवाब लूँगा। शरद जी, मैं आपसे एक लाइन में पूछना चाहता हूँ। अभी आपने जिक्र किया कि आपकी ननिहाल है, आप 40 साल से कैसरबाग आ रहे हो। पिछली बार आप कैसरबाग कब गए थे? 3 दिन पहले। ठीक है।
अब आपको मैं 2-3 चीज पूछता हूँ, आप और वकील साहब जो हमारे बगल में बैठे हैं बड़े भाई, वो बताएंगे कि चीजें सही है कि नहीं। कलेक्ट्रेट में बताइए कि बेहतरीन पार्किंग और बनाएगी नहीं? नहीं, अब मुझे सुन भाई, देखिए मैंने अभी आपसे पूछा ना, अब आप बताइए। एक लाइन बोलिए, अभी एक लाइन चलिए एक लाइन आप बोल मैं लीजिए। आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, बशर्ते आप मेरे हर सवाल का जवाब दीजिए। हर सवाल का भाई साहब पॉइंट वाइज जवाब एक दे रहा हूँ, सवाल सुन तो आप लीजिए। पूछिए, अब सुन एक लीजिए। सवाल आप पूछिए, एक सवाल मैं पूछता हूँ। नहीं एक अभी सवाल आप अभी पूछिए, एक सवाल मैं आपने कहा कि सिलसिलेवार आप बोल दीजिए तो मैं ठीक सुन है। लूं। अबे मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा। चलिए कोई सवाल जवाब हम मत आपका दीजिए, जवाब देते रहेंगे, आप आप मत जाएंगे। आप मत जवाब जानते दीजिए, हैं, जनता शरद देख प्रवक्ताओं की लेगी। आदत जानते आप हैं। मत दीजिए, जनता देख लेगी। चलिए ठीक है। भाई साहब ने नहीं, कहा नहीं, एक कि सवाल अरे पूछ लीजिए ना, अब डरते बोलने क्यों? दीजिए ना भाई एक सवाल साहब। आप शरद जी पूछिए, हम ऐसे बात पूछेंगे। नहीं हो पाएगी। शरद ठीक जी है गौरव अभी जी, मैं शरद जी, बोलूं। सवाल पूछ लेते देखिए हैं। इस तरीके शरद से की बात है। चर्चा शरद जी, मैं को बोलूंगा। को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत कर दीजिए कि जनता को ही ना समझ में आए, और ये जो मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट उठाया गया है खास तौर पर वकीलों के लिए, उनकी बात रखने के लिए, तो उन्हें भी ना समझ में आए। प्लीज इस देखिए, तरीके से मत कीजिए। सबसे बड़ी बात तो प्रिया जी ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि देखिए हमारी जो भारत देश की जनसंख्या है वो आबादी के अनुपात में बढ़ रही है, और हम लोगों को हर चीज को अकोमोडेट करना है। जैसे बात बार बार होती है कि क्या वकीलों को चैम्बर नहीं अलॉट करे जा रहे हैं, क्यों बनाए नहीं जा रहे हैं। मैं याद दिला देना चाहता हूं कि 2022 मतलब जब हमारी सरकार 2017 में आई, उसके बाद से हमने क्या क्या किया है। सिर्फ वकीलों की बात मैं कर रहा हूँ, कुछ भी और नहीं बात कर रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जाम लगता है कलेक्ट्रेट के आसपास। कलेक्ट्रेट डीएम कार्यालय से संबंधित जो लोकल चीजें होती हैं, सारे के सारे जो चीजें हैं, वकील हैं वहाँ प्रैक्टिस भी करते हैं, और काफी सारे आदेश और कोर्ट लगते हैं, तो वहाँ पे चीजें होती हैं। हमने कलेक्ट्रेट में बेहतरीन पार्किंग बनाई, जिसमें कार और आपका बाइक बहुत अच्छी मात्रा में खड़ी हो सकती हैं, पहली बात। दूसरी, नारी शिक्षा निकेतन के डायगोनल कॉर्नर पे जो दूसरा कॉर्नर, उस पर बाबे इंफ्राट्रक वालों से हमने लगभग मल्टी लेवल कार पार्किंग बना रहे हैं, जैसे आपने लखनऊ के विभिन्न स्थानों में देखी थी। वही चीज हम यहाँ पर भी बना रहे हैं, मल्टी लेवल पार्किंग। ठीक, तो पार्किंग की पहले बड़ी बात होगी कि भाई वहां जाम की निजात के लिए हम क्या कर रहे हैं। दूसरी बात आती है चैम्बर की। सबसे बड़ी बात है प्रिया जी, पूरे उत्तर भारत की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 7 से 10 हजार अधिवक्ता बच्चे जो हैं वो कानून की डिग्री ले रहे हैं, विधि की पढ़ाई कर रहे हैं, और उसके बाद वो 10,000 जो बच्चे हर साल ऐड हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कोई भी सरकार, समाजवादी, कांग्रेस, भाजपा, कोई भी सरकार हर साल 10,000 बच्चों को कोर्ट में एक बैठने के लिए उचित स्थान, एसी, पंखा लगाने और कागज रखने की जगह दे सकती है? शायद कोई नहीं दे सकती। लेकिन हमने क्या किया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे बड़े भाई बगल में बैठे हैं, लखनऊ बार एसोसिएशन सेंट्रल बार में या आपका अवध बार में रजिस्टर्ड होंगे। लखनऊ बार एसोसिएशन में जो कार्यालय बना, जो उनके अंदर चैम्बर बने हैं, आप बताइए क्या नई एक कॉम्प्लेक्स हमने नहीं खड़ा किया? सिविल कोर्ट में हमारी सरकार ने नए चैम्बर, मतलब मल्टी लेवल के चैम्बर हमने बना के 4 मंजिल के बनाए, तो हमने अधिवक्ताओं को ठीक दिया है है। गौरव पहली जी, बात। अभी ये सवाल लेकिन नहीं बन रहा है कि बीजेपी ने क्या कुछ किया है क्या नहीं किया है। जो पूर्व की सरकारें थी, चाहे वो बसपा हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उन सरकारों ने क्या किया है वकीलों के लिए, क्या नहीं किया है। ठीक है, सवाल फिलहाल अभी इस वक्त ये है कि ये जो चैम्बर्स तोड़े गए हैं, ये कहा जा रहा है कि अवैध चैम्बर्स थे, और ये भी देखिए एक बात है कि जो हाईकोर्ट था उसने 72 चैम्बर्स को तोड़ने के निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बाद इसको 240 कर दिया गया अपने मन से, और 240 की संख्या में इसको लगातार तोड़ा जा रहा है। अब ये सवाल वकील लगातार उठा रहे हैं, क्या उनके लिए अब कोई नए चैम्बर की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है कि नहीं की जा रही है, कि वो सड़क पर अपना काम करेंगे? मैं जवाब देना चाहता हूँ। बोलिए। देखिए सबसे बड़ी बात तो क्या रही कि ये कोई एकाएक आया हुआ फैसला नहीं है। कुछ साल पहले से, ये कोई 10 दिन पहले कोर्ट में गया, कोर्ट ने तुरंत आदेश दे दिया। बाकायदा इसकी सुनवाई हुई है हाई कोर्ट में, निचले स्तर पे। मैंने शुरुआत में अपनी बात रखने से पहले कहा कि 72, वो एक जो संख्या की बार बार बात कही जा रही है, हाँ। जो कोर्ट का ऑर्डर आया, जो मेरे शायद वकील भाई साहब पढ़ के भी आए होंगे, 72 वो जो अवैध कब्जेदारों की लिस्ट है, वो नगर निगम की ओर से केस दाखिल किया गया। उन्होंने शुरुआत में दिया था, बाद में कोर्ट ने आदेश जारी किया कि सर्वे करके बताइए कि कितने अवैध कब्जेदार हैं। तो वो संख्या 200 से ज्यादा, 200, तो 250 ये बात क्या वकीलों को नहीं पता थी गौरव जी पहले से? देखिए नहीं, पहली बात तो क्या है कि हमको जो हम बात किसी भी पटल पे करें वो ऑथेंटिक करनी चाहिए। जो सरकारी आदेश, जो कोर्ट के माध्यम से आदेश है, उसमें पूरी कोर्ट में कब सुनवाई हुई, क्या चीज है, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है। कोर्ट में देखिए क्या होता है, भीड़ है, वहां पे अराजकता फैलाने के लिए कोई एक वर्ग जिम्मेदार नहीं है। वहाँ आपका कानून के लिए जो है पुलिस वाले भी खड़े हैं, वहाँ वकील भी बहुत सारे खड़े हैं, वहाँ पे दूसरी नगर निगम की टीमें भी खड़ी हैं। अब उसमें से किसी ने कह दिया कि सिर्फ 72 की अनुमति थी और हमारे 250 से ज्यादा तोड़े जा रहे हैं। अब आप ये बताइए, जब मैंने शुरुआत में कहा कि जिसके लिए मेरे शरद जी ने कहा कि अली बाबा 40 चोर, भैया बाकायदा, क्योंकि वकीलों की एक, भाई जिनको न्याय कानून दिलाना है, हमें उनसे अगर भिड़ना होगा तो वो लाल निशान लगाएगा। जल्दी से सवाल जवाब कर लेते हैं, जल्दी से इतना कर रहा है मेरे को कर लेते हैं जल्दी से कि
ये बताइए कि अगर ये जो स्थिति इस वक्त देखी जा रही है कि कैसे लाठीचार्ज हो रहा है, कैसे एक दूसरे पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, कैसे पुलिसकर्मी भी इधर से लाठीचार्ज कर रहे हैं, हालात ऐसे हो गए हैं कि शायद अब स्थिति इतनी खराब नजर आ रही है कैसरबाग में कि वो सबके सामने है, लेकिन पिस कौन रहा है इन सब में? फिर वही जनता पिस रही है। नहीं, मैं इस बात में फिर से सबका 3 ध्यान, दिन का जो कार्य बहिष्कार किया है अधिवक्ताओं ने, इसमें आप नहीं समझ रहे हैं कि कई ऐसे वहां पर ऐसी फाइलें पड़ी होंगी, कई ऐसे लोग वहां पर दूर दराज से आते हैं, कई ऐसे बेगुनाह भी फंस जाते हैं अक्सर, जो अपने वकील पर पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं कि भाई अब हमारी सुनवाई होगी। अब हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो निर्दोष होते हुए भी कहीं ना कहीं ऐसे फंस जाते हैं कि भाई उनको जेल तक जाना पड़ जाता है, फिर उनका वकील उनके लिए आगे का जो प्रोसीजर है वो करता है। लेकिन इन सब में मेरा सवाल कि कौन पिस रहा है इसमें? फिर वही जनता ही पिस रही है सर। देखिए, मैं प्रिया जी आपको एक बात बहुत अच्छे से याद दिला देना चाहता हूँ। कुछ ही समय पहले जो है हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी नोटिस जारी किया था कि उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में कई राज्य हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बार एसोसिएशनें काम कर रही हैं, जो चुनाव के आने पर कार्य बहिष्कार करती हैं, कोर्ट को चलने नहीं देती हैं, एक अराजकता का माहौल फैलाती हैं। ये हमारी और आपके बीच की बात नहीं, ये पटल पे सभी जो इंटरनेट के माध्यम से देखा जा सकता है कि ये उत्तर प्रदेश में, खास तौर से लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में भी खास तौर से लखनऊ में जो है एक अराजकता का माहौल हो जाता है इलेक्शन के माध्यम से के आसपास के समय। दूसरा, आज की आप बात कर लेते हैं, हम सिंपल सी बात आपसे पूछना ये चाहते हैं, क्या एक आम आदमी को साफ सुथरी सड़क पे बगैर ट्रैफिक के चलने का अधिकार नहीं है? जो आप बात पूछ रहे हैं कि क्या अधिवक्ताओं को अगर कोर्ट में चैम्बर नहीं मिलेगा तो वो किस कानून के तहत सड़क पे एक चैम्बर बना लेंगे? उनको ऐसे कोर्ट तो आप में ऐसे चैम्बर समझिए, दिया जाए। वो ये नहीं कह रहे कि उनको कोर्ट में चैम्बर दिया जाए। तमाम ऐसी बाइट्स हमने भी सुनी, वो ये कह रहे हैं कि आप कहीं पर भी दे दे, आप जो वहां पर पार्किंग एरिया है, जो मल्टीनेशनल लेवल पार्किंग बनाई गई है, आप उसके ऊपर उनके कोई चैम्बर बना दे, कहीं पे भी चैम्बर बना गौरव दे। जी, जो कल जो लाठीचार्ज हुआ है, हाँ, ये संवैधानिक मूल्यों के पतन की ओर ले जा रहा है। हाँ। कि बोथ दी पार्टी, दोनों पक्ष हैं, एक तो शासन प्रशासन, क्योंकि ऑनरेबल जो डिवीजन बेंच ने ऑर्डर किया है तो शांतिपूर्वक होना चाहिए था। इसके लिए एक मेडिसिन भी तैयार होना चाहिए था कि हम लोग न्यायपालिका के अभिन्न अंग हैं, पार्ट ऑफ एडवोकेसी, पार्ट ऑफ द जस्टिस। ठीक है संजीव जी, आपसे मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूँ। आप ये बताइए, लाठीचार्ज कब हुआ? क्या पुलिस ने बस वकीलों को देखा और मारना शुरू कर दिया? नहीं, वकीलों की तरफ से पहले पत्थर चले। हमारी सरकार में चाहे किसी भी वर्ग का, हमने भाई ये तो वकीलों का मैं संजीव, मेरी गौरव जी, सरकार सभी की है और ये प्रश्न सरकार का नहीं है, ये न्यायपालिका से है, इसका मेडिसिन सेंटर संजीव होना जी, मैं चाहिए था। आपकी बात से सहमत हूँ, मैं खुद वकील हूँ, लेकिन मैं आपकी बात करना चाह रहा हूँ। अपनी जरा बात पूरी बस करने मैं आपकी दीजिए बात गौरव 2 जी। लाइन में खत्म कर देता आप हूँ। बोलिएगा, आप दीजिएगा जवाब। संजीव जी, मैं बस इतना सा देखिए पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, पत्थरबाजी का अधिकार, हमने जब आपका बादशाह नगर के पास भी अतिक्रमण हटाया, हमने कई जगह अतिक्रमण हटाया। देश में अब हर राज्य में बुलडोजर चल रहा है। राज्य में, तमिलनाडु में विजय की सरकार में बने हुए एक हफ्ता नहीं हो, वहां भी बुलडोजर चल गया। आप वो बात मत करिए कि हम बुलडोजर अनैतिक चला रहे हैं। बात इतनी सी है कि क्या कल को किसी आदमी का अगर आईपीएस क्लियर नहीं होगा तो क्या वो वर्दी पहन के आ जाएगा और अपने कहेगा कि मुझे आईपीएस नहीं क्लियर हो तो मुझे वर्दी पहनने का अधिकार है? वकीलों को देखिए, कोई ये संवैधानिक अधिकार नहीं प्राप्त है कि आपको कचहरी के अंदर हम एक चैम्बर बना के देंगे। आपने प्रैक्टिस के लिए आपने आवेदन किया, आपने उसका एग्जाम पास किया, आप प्रैक्टिस करिए कोर्ट के अंदर। आपने देखिए, लोगों ने घरों में भी चैम्बर बनाए हैं, जैसे क्या कह सकते हैं, मस्जिद बनी है नमाज के लिए, लेकिन सड़कों पे पढ़ोगे तो नहीं पढ़ने देंगे, वो गलत है। उसी तरीके से कोर्ट बना है, कचहरी बना है प्रैक्टिस करने के लिए। आप कोर्ट कचहरी में जो हमारी दीवारें बनी हुई हैं, कचहरी के अंदर कितने चैम्बर है? क्या उसकी बत्ती तक कभी काटी गई? नहीं काटी गई, क्योंकि वो एक आप परिसर के अंदर है। लेकिन एक आम आदमी के लिए जो सड़क बनी, आप उस पर कब्जा करेंगे। जो एक कोर्ट, नाले बने, नागर निगम का नाला साफ नहीं हो पा रहा 30 सालों में, आप बताइए कैसी चलेगा ये? वहां पे रहने वाले लोग किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं? तो मेरा मानना यह है कि कोर्ट में अराजकता जब फैलाई गई, ठीक है गौरव जी, आऊंगी आपके पास, लेकिन संजीव जी से मेरा ये सवाल, संजीव जी, कल प्रशासन की तरफ से देखा गया कि ये जो लाठीचार्ज हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो गलत है, लाठीचार्ज होना सही नहीं है। लेकिन वकील जिस तरीके से देखा गया, कैसे वो लाठीचार्ज पे तमाम सवाल उठा रहे हैं आज, लेकिन जब वो पत्थरबाजी कर रहे थे, क्या वो सही था? महिला पत्रकारों के साथ बदतमीजी करी गई है, इसके वीडियो हैं। पत्रकारों को सवाल नहीं करने दिया जा रहा है, और ये बिल्कुल सही बात है संजीव जी। ये भी आपको समझना पड़ेगा कि आज कोई भी पत्रकार वहां पर नहीं कवर करने जा पा रहा है, वो भी इसलिए कि भाई वो मारपीट पर उतारू हो गए हैं। महिला पत्रकार को भी पीटा गया है, थप्पड़ जड़ा गया है उसको, कई ऐसे कैमरामैन भी पहुंचे हुए थे जिनके कैमरे तक फोड़ दिए गए। तो ये भी ठीक बात नहीं है, और हम दोनों पक्ष को लेकर चलते हैं, प्रशासन को भी और न्यायपालिका को भी। बोलिए।
पहली बात तो है कि जैसे रोजी रोटी का सवाल है, हाँ। तो जब किसी की रोजी रोटी ली जाएगी तो वो भावनात्मक या भय की दशा में एक कदम उठा सकता है, लेकिन पेट से बड़ा हमारा समाज है, हमारा राष्ट्र है, हमारी संस्कृति, हमारी सुरक्षा है। ये जो पत्थरबाजी की एक गलत की है, हाँ। लेकिन इस पर जो एक्शन सरकार का हुआ है, इससे पूर्व में मैं कह चुका अपने ब्रदर से, क्योंकि मेडिसिन करना चाहिए था हमारे चीफ जस्टिस को कि जो हम चैम्बर तोड़ रहे हैं या तोड़ने जा रहे हैं उस पर किस तरीके से एक्शन सरकार प्रशासन लेगी, ताकि लाठीचार्ज बचना चाहिए था। पहले भी देखिए आपके बार काउंसिल के जो आपका पदाधिकारी होते हैं, जैसे कि अवनीश जी थे, अवनीश दीक्षित जी जो हनी के नाम से हैं, सेंट्रल बार से जब वो उपाध्यक्ष थे, उन्होंने सरकार के पास जाके मीडिएशन किया था। 2022 से पहले जब कानून मंत्री थे ब्रजेश पाठक जी, उनके पास अवनीश दीक्षित जी कई दफे गए हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं कि लोगों को कोटा मिल रहा है आवास के अंदर, जैसे भाई सभी को कोटा मिलना चाहिए, तो हमने पत्रकार के साथ साथ एक वर्ग देखा कि भाई अधिवक्ताओं को मिलना चाहिए। हमारी सरकार ने हर वो काम किया जो एक समाज के रूप में हमारा अधिवक्ता भाई सुरक्षित महसूस कर सके और आगे बढ़ सके। लेकिन पत्थरबाजी की घटना गलत है, अराजकता गलत है। और मैं सहानुभूति रखता हूं उन बहनों से जो उनका पक्ष लेने गई थी, सरकार को गलत दिखाने नहीं गई थी, लेकिन उनके बाल पकड़ के खींचे गए, थप्पड़ मारे गए, कैमरे तोड़े गए। संजीव जी, क्या बार काउंसिल उनके ऊपर कोई एक्शन लेगा? पत्रकारों पर अशिष्टता करना ये भी दुर्भाग्य है, क्योंकि पत्रकार एक समाज का एक प्रहरी है जो राष्ट्र और समाज का संतुलन दाता है, जो अपने मेधा के माध्यम से पूरे समाज की जागरूकता को सरकार के पटल तक ले जाता है। एक गलत हुआ है, लेकिन मैं बार बार यही बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे यंगस्टर हैं उनका भविष्य दांव पर लगा है, और ये जो हमारे ब्रदर हैं या सामने सभा प्रवक्ता जी बैठे हैं, इनमें पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होना चाहिए। आम अधिवक्ता जो एक्सीलेंसी जिनके पास है उनको बुलाकर डिबेट भी होनी चाहिए, क्योंकि पार्टीगत जब राजनीति होने लगती है तो हमारी वास्तविकता जो है नास्तिकता में समर्पण कर देती है। वास्तविकता हमारी आनी चाहिए। जब हम किसी पार्टीगत हो जाते हैं तो हम पार्टी के एकदम डिवोटी बनकर के बात व संवाद स्थापित करने लगते हैं। समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है ना कि भाई नहीं, ये पार्टियों से तो देश नहीं चलेगा, देश चलेगा मेधा से। बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन ये सवाल उठाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से, कि भाई बीजेपी की सरकार में कैसे अन्याय हो रहा है वकीलों के साथ में, कैसे अधिवक्ता अब सड़क पर आ गए हैं, उनके जो चैम्बर्स हैं उन पर बुलडोजर चला दिया गया है, हर तरफ बुलडोजर चलाया जा रहा है और ऐसे काम नहीं चलेगा। ये सवाल उठाए जा रहे हैं और सपा ये भी कह रही है कि ये वही अधिवक्ता हैं जो दूसरों के लिए न्याय मांगते हैं, न्याय करते हैं, लेकिन कैसे आज वही अन्याय में फंसे हुए हैं, उनके सुनने वाला कोई नहीं, और बीजेपी सरकार की वजह से सब कुछ। प्रिया जी, कोर्ट के आदेश पे कार्रवाई है, भाजपा को इससे मत जोड़िए। कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। आपसे जवाब लूंगी, लेकिन संजीव जी से पहले जवाब लेना चाहूंगी। बोलिए संजीव जी। पहली बात है कि जो सरकार की बात की है, आपको बताएं करीब 2 दशक पहले डॉक्टर एलपी मिश्रा जी का यहाँ पर एक हल्का सा एक्सीडेंट हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार भी थी, तो बहुत बड़ा लाठीचार्ज हुआ था। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे तो देखने आए थे। इस कार्य से सरकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सरकार आदर्श रूप में काम भी कर रही है। लेकिन जो हमारी न्यायपालिका है, हम लोग जो कल लाठीचार्ज हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द न्यायपालिका के आधार पर, इसका डायरेक्शन आप एक काम करिएगा। लेकिन न्यायपालिका ने एक कदम ऐसा नहीं उठाया कि यंगस्टर के फ्यूचर पर क्या बीता, जो बेचारे 5-5 साल प्रैक्टिस करके जिन्हें बैठने की जगह नहीं थी, छांव आम के नीचे, पीपल के नीचे जहाँ ऑक्सीजन मिलती है वहाँ पर अपना काम करते थे, उन नए यंगस्टर का क्या होगा। उनके लिए हमारे सरकार से निवेदन है कि नए चैम्बर दे चाहे दे, कम से कम उनके फ्यूचर के लिए उनका फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए, क्यों रोजगार परक जो लाइफ है वो हमारी एडवोकेसी होती जा रही है। ठीक है संजीव जी। शरद जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? शरद जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है इस वक्त? ठीक है, शरद जी को शायद आवाज नहीं मिल पा रही, हम फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन गौरव जी आप अपनी बात रखें तो बोलिए। देखिए, मैंने अभी पहले भी कहा है कि किसी भी सरकार, देखिए क्या होता है कि बहुत पहले मतलब हमारी सरकार, मैं अपनी सरकार से इत्तेफाक रखता हूं, तो मैं उस समय कालखंड की ही तरफ बात करूंगा ताकि किसी को बुरा ना लगे। हमारी सरकार आने से पहले अगर हम नोटिस करें, पिछले 10 सालों में वकीलों का बनने का जो एक होता था ना कि ग्लैमर, हमारी सरकार में जब आई है, हमने जब वकीलों के लिए कुछ किया है, जैसे मैंने भी आपको याद दिलाया, वकीलों के लिए चैम्बर, अरे हमने वकीलों के आवास से लेकर उनके फंड में 500 करोड़ रुपए की स्थापना करी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यूपी में बना रहे हैं ताकि हमारे बच्चे पढ़ने बैंगलोर और साउथ में ना जाए, दिल्ली में ना जाए। तो हमारी सरकार ने सिर्फ एक अधिवक्ता समाज के लिए बहुत किया है। समाज के लिए खाली अधिवक्ता नहीं है, समाज अधिवक्ता समाज वो रीढ़ है जो। ये सवाल उठाया जा रहा है, क्या ये अतिक्रमण अब नजर आया है?
पहले नहीं नजर आया पहली था? बात मैंने भी आपको फिर याद दिला देता हूँ और हाँ। हमारे दर्शकों को भी याद रखना चाहिए। हाँ। ये कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी सांसद विधायक के कहने पे नहीं हुई है। हाँ। ये कार्रवाई हो रही है आपका हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद। उस आदेश का अनुपालन किया गया, उसकी पूरी प्रक्रिया थी, निशान लगाए गए, नोटिस दी गई, बाकायदा बताया गया कि आप गलत है, आप नाले के ऊपर अपना चैम्बर बना के बैठे, हट जाइए। इसमें कोई गलत मत करिए कि भारतीय जनता पार्टी ने करा है। भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ पुलिस प्रशासन गया था, शासन नहीं गया है, प्रशासन गया कार्रवाई करने के लिए। और ये बात कहाँ बिगड़ी? बात यहाँ बिगड़ी कि कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की ठीक है बजाय बाबू जी, आऊंगी पत्थर आपके पास, चलाए, संजीव जी से जवाब उसमें दें। संजीव जी अपनी भाई बात सुरक्षा रखना के चाह रहे अधिकार के लिए उन्होंने ठीक लाठी है। जला दी। अब आप ये बताइए इसमें गलत क्या है? ठीक है, बोलिए संजीव जी। यहाँ के सांसद जी आदरणीय रक्षा मंत्री जी हैं, हम्म, क्या अधिवक्ताओं ने उनको वोट नहीं किया है? हम्म, क्या उनकी तरफ से कोई एक भी स्टेटमेंट आया है अधिवक्ताओं के लिए? नहीं आया है। क्या किसी भी जो यहाँ के लोकल एमएलएज हैं, क्या किसी की सहानुभूति आई है? टू इंटरप्ट, लेकिन अभी आप शायद एक बयान सुन रहे होंगे और वो काफी चर्चा में है सोशल मीडिया पर भी, जिसमें देखा जाता है कि कैसे एक अधिवक्ता ये कहता है कि मैं योगी की बिरादरी से ही आता हूं और अब मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। तो जब आपने वोट लिया और हाँ। उन्हीं पर चोट किया है, आपने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई है। मैं चूंकि मेरे ब्रदर बैठे हूँ, एक लिखा पढ़ी में कितना आपने बजट दिया एडवोकेट को, कितना बजट दिया है? आप प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक शिक्षा प्राइवेट सेक्टर में आपके स्कूल एमएलए एमपी चला रहे हैं, आप उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप क्या बात करते हैं? आपने क्या बेसिक नीड आपने देश को दी है? आपने सिर्फ धार्मिक उन्माद के अलावा क्या देश को दिया है? संजीव जी मैं आपकी बात करवा दूं। लेकिन धर्म की परिभाषा क्या है? धारणो धर्मात्याहु धर्मो धारित प्रजा, ये तो धर्म तत्व जया। धर्म का संतुलन न तो राम से न व्यक्ति से। राष्ट्र स्वयं में राम है, राम स्वयं में राष्ट्र है। राम देखिए, सबके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो न्यायपालिका के माध्यम से जो कार्य हो रहा धर्म की है, बात आपने जोड़ी है, इसमें दो लाइन में और जोड़ना चाहूंगी जी, कि जी। अगर धर्म से न्याय मिल जाता तो शायद आज कोर्ट के बाहर इतनी भीड़ लोगों की नहीं दिखती, वो मंदिर में दिख रही होती। कोर्ट के बाहर ये जो इतनी भीड़ लगी रहती है, चाहे वो कोर्ट के अंदर आप चले जाइए या फिर कोर्ट के बाहर, जो तमाम लोग दूर दराज से आते हैं, बैठे रहते हैं रातों दिन और वो इंतजार करते हैं कि भाई उनको कैसे न्याय मिल जाए। तो ये धर्म के नाम पर राजनीति पर सवाल तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए और कभी भी नहीं होना चाहिए। बोलिए फिलहाल आप। तो मेरा यही निवेदन है कि कोई जैसा अधिवक्ता मेरा रामायण लेके आया। हाँ। ये भी दुर्भाग्य है कि हम जो अगर संविधान की बात करते हैं तो संविधान तो हमारा डेमोक्रेटिक बुक है, उसको हम आदर के साथ लेते हैं, लेकिन हमारे जो नीतिपरक जो ग्रंथ हैं उनको कभी भी निजी स्वार्थों में नहीं लाना चाहिए। अब आप मानते हैं ना? अब आप मेरी बात सुनिए भाई और साहब, यहाँ मैं निवेदन करना चाहूंगा संजय बताइए। कि जब रामचरितमानस में सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म नृत्य सुतनीति, ये सब व्यवस्थाएं थी, तो उससे इस कल के कालखंड से कल के समय में रामचरितमानस का अगर अध्याय होता तो ये कल का वातावरण नहीं होता। चलिए देखिए संजीव जी, सबसे बड़ी बात आप ये समझ लीजिए कि बात यहाँ पे सिर्फ इतनी सी है कि वो अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण में चैम्बर से चैम्बर 240 हटाया गया। 240 में मैं मान के चलता हूँ कि 5 लोग भी अगर एक जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 12 पंजे 1250। ठीक, चैम्बर क्या चाहिए होता है लोगों को? वो भी कोर्ट के बाहर अपनी जगह एक बैठने के लिए होती है। उस चैम्बर में पंखा लगा होता है जिसका बिजली का बिल राज्य सरकार भर रही होती है। उस चैम्बर के अंदर आप अपनी किताबें कॉपी रख सकते हैं। क्या उससे कोर्ट का ऐसा क्या बन जाता है कि उसका रहना बहुत ज़रूरी है? जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, जो बहुत बड़ी वकालत कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? हमारे जब अखिलेश यादव जी की सरकार में आप बता रहे हैं कि भाई न्यू हाईकोर्ट बना, हमने उसमें आगे बढ़ाया। आपकी सरकार जब सपा सरकार या पिछली सरकार रहती थी, बिजली तक नहीं मिलती थी। कोर्ट पंखे नहीं करके इसलिए चला जाता था आधे दिन में कि भाई बिजली नहीं, हम लिख नहीं पाएंगे। हमारी सरकार ने बिजली दी, एसी लगाए, कोर्ट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉलिंग करिए। आज आप कोर्ट जाते हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि वहां जो कूलर पंखा एसी चल रहा होता है, क्या आपको तर्क वितर्क करने में अच्छा लगता है? ठीक है गौरव जी। देखिए सबसे बड़ी बात यह, हमने सब तरह के प्रयास ठीक किए, है गौरव जी, लेकिन बात समय यहाँ कम है मेरे बिगड़ेगी पास कि और जवाब मैं अराजक। चाहूंगी इसी पर। और संजीव जी से मेरा ये सवाल है, फाइनल जवाब इस पे लेना चाहूंगी। संजीव जी, अभी फिलहाल क्या कुछ मांगे हैं? क्योंकि अधिवक्ताओं के जो चैम्बर थे, कहा जा रहा है कि कुछ वैध थे, कुछ अवैध थे। फिलहाल इन पर तो बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है, लेकिन अभी मांग क्या है वकीलों की? वकीलों की मांगे कि उनको चैम्बर दिए जाएं। हाँ। और जो इंजरीज आई हैं उनका पारितोष उनका मेडिकल कायदे में होना चाहिए। और वकील स्वयं में एक न्याय के लिए लड़ता है, तो वो न्यायपालिका से लड़ नहीं रहा, अपना निवेदन भी कर रहा है और अपनी हुंकार भी भर रहा है। ठीक है संजीव, दोनों बातें हैं। मैं भी ठीक है। अपनी फाइनल कमेंट देना चाहूंगा। ठीक है। देखिए मैं फाइनल कमेंट प्लीज बोल दीजिए, बहुत क्योंकि जल्दी कम समय है। में इतना जी, सा बोलिए, बोलना बोलिए। चाहता हूँ कि बोलिए, देखिए जल्दी बोलिए। हमारी सरकार ने सभी चीज का संज्ञान लिया है। जी। जो हमारे वकील घायल
हुए हैं उनको देखने की लोकल एमएलए के साथ साथ हमारे मंत्री ठीक है, भी यानी आए कि हैं। आप चैम्बर्स देंगे, आप ये जो चैम्बर मांगे भाई होंगी हम पूरी उनकी होंगी। जो मांगे हैं उस मांगों का संज्ञान लेंगे, लेकिन वो एक उचित पटल के माध्यम से अपने जो भी उनकी जो लखनऊ बार एसोसिएशन है, सेंट्रल बार एसोसिएशन है, उसके पदाधिकारी या उसको जो भी नियुक्त करेंगे वो आए अपनी बात रखेंगे, लेकिन अवैध अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा। पहली बात दोबारा ना तो यानी करें, कि और अभी नए पुलिस चैम्बर्स पत्थरबाजी मिलेंगे अगर या नहीं करेंगे तो मिलेंगे, जवाब ये- उसी भाषा में ये- मिलेगा। मंत्री आवास अगर बनेंगे तो चैम्बर बनेंगे वकीलों के मांग। बिल्कुल बनेंगे, मंत्री जनता से चयन कराते हैं, हम ठीक है। जनता की वकालत करते हैं। लेकिन ठीक आपको है गौरव जरूर जी, जैसे संदीप जी, मंत्री ठीक के है। आवास भी जो है दूर दूर बनते हैं, इसी तरीके से विधानसभा के अगल बगल मंत्री ठीक है गौरव जी, विधायक शरद नहीं जी। रह सकते। ठीक है गौरव जी, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से गौरव उपाध्याय जी जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी से शरद सिंह जी हमारे साथ आज के इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे, और एडवोकेट हमारे साथ संजीव द्विवेदी जी आज के इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो सीधे तौर पर देखा गया कि किस तरीके से एक तरफ वकीलों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो उनके चैम्बर्स थे उन पर बुलडोजर एक्शन हुआ, और दूसरी तरफ देखा गया कि कैसे ये मामला काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि जब ये देखा जा रहा था कि ये बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ उसके बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण होती नजर आई। एक तरफ वकील जो है वो विरोध करते नजर आए, और उसके बाद ये जो हालात है वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण बनते देखे जा रहे हैं। फिलहाल अब ये मांग है वकीलों की कि उनको नए चैम्बर्स जो है वो